सर, गुड इवनिंग सर। गुलशन जी गुड इवनिंग। तो आज इस यहाँ पे जिस बंदे ने स्कोर किया है ना, जी फर्स्ट सर। he has maintained his record. She has maintained her record because she is the यस सर, first to wave hand कि I have joined. राइट, एब्सोल्युटली सर, नील नियाज जी, थैंक यू. एब्सोल्युटली, बिल्कुल। Okay, I welcome all the participants who are watching us on this live Insta show. तो इट इज गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं आज का होस्ट हूं आज के इस निरोगी काया प्रोग्राम के हवाले से। तो मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, पिछले दिनों हमारे हिंदुस्तान में या बाकी ममालिक में भी एक त्यौहार की सेलिब्रेशन हुई है जिसका नाम है होली। और होली के दिनों में आपने ये मंजर बड़े आम देखे होंगे कि लोग रंग बिरंगे रंगों में रंगे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, मस्ती मतलब एक खुशनुमा जैसा माहौल बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो एक मंजर था जो हमने देखा, अब अगर थोड़ा सा मन के अंदर झांकें तो ये क्या चीज, ये सच है, ये हकीकत है कि लोग अंदर से भी इतने खुश हैं, इतना मन से भी मस्ती कर रहे हैं, अपने मानसिक तनाव उनमें कोई है नहीं। तो मतलब ऐसा ही है इंसान जैसा ये रंग है जो आप देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल हकीकत अगर इसमें थोड़ा सा अंदर जाके देखेंगे तो ऐसा शायद नहीं है। मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रख, तो उसी से इस चीज का आप तयन कर सकते हैं कि इंसानी की जो अंदरूनी हालत है वो कैसी है। तो एज पर सर्वे, एज पर स्टैटिक्स रिपोर्ट इशू बाय द वर्ल्ड अथॉरिटीज, उसके मुताबिक हमारे यूनिवर्स में 50.8% पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन जो है वो एक ही बीमारी का मैं नाम लेता हूं उससे ग्रस्त है, उससे जूझ रही है। और उस बीमारी को लेकर अगर हिंदुस्तान का मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं तो रोजाना ओपीडीज में, हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में बीमारी को लेकर 1 मिलियन लोग वहां पे डॉक्टरों के पास इस तकलीफ को लेके जाते हैं। 1 मिलियन मीन्स 10 lakhs पीपल। मतलब शिद्दत आप यहीं से गेज कर सकते हो कि ये क्या हो सकता है। और उसके बाद देखो, एवरी फिफ्थ मेल जो है वो इसे एवरी 7th फीमेल इस बीमारी से जूझ रही है। आप अंदाजा करो कि अगर बीमारियां तो दुनिया में बहुत ज्यादा है, मैं एक ही की बात कर रहा हूं। तो दुनिया में इतनी ज्यादा बीमारी हुई है जिसका तस्करा करना मेरे ख्याल से आज के इस छोटे से प्रोग्राम में पॉसिबल है ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। तो आज के इस निरोगी काया प्रोग्राम के हवाले से जिस बीमारी को हमने जो चूज किया हुआ है उसको लोग कहते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके असरात क्या होते हैं। तो ये जानने के लिए ना मैं जहमत दूंगा अपने को होस्ट को कि उन्होंने इस बीमारी पे बात करने के लिए किस अजीम शख्सियत को बुलाया हुआ है। तो मैं ओवर टू मिस्टर गुलशन आजाद जी जो मेरे को होस्ट हैं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उस अजीम हस्ती की तारुफ भी आपसे करवाएंगे जो आज के हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से एक्सपर्टाइज हैं। गुलशन जी। थैंक यू सर, थैंक यू विजय सर, थैंक यू। दोस्तों, मैं गुलशन आजाद निरोगी की तरफ से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस इंस्टा लाइव सेशन पे। और जैसा कि आज आप सभी को पता चल ही चुका है कि हम गैस्ट्राइटिस जैसे एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करेंगे। और जो पर्सनैलिटी आज यहाँ पे इनवाइटेड है इस विषय पे बात करने के लिए, वो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, BAMS, और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, और उनका नाम ज्ञानेश्वर शर्मा जी। और मैं आप सभी के बीच, आप सभी की एक्साइटमेंट के साथ मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं जनाब के दर्शकों का और भी लोग जो हमें सुन रहे हैं इस समय, आप सभी की तरफ से जनाब का करता हूं।
और उम्मीद करता हूं कि जो चीज आज आप लोगों के समक्ष रखेंगे, लोग उनको जानेंगे और कोशिश करेंगे कि उसी के हिसाब से अपने आप जिंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को डाल के ना अपने आप को निरोगी रखेंगे सर। तो सर, जी अब एक स्टोमिक नाम की कोई एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, जो ऐसा मैंने सुना हुआ है। तो स्टोमिक ये असल में क्या होता है और ये करता क्या है सर? देखिए, स्टोमक एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का एक पार्ट है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसके स्टोमक जो है वो जूसेस बनाता है, एसिड बनाता है। और एसिड जो है HCl मेनली एक एसिड होता है। उस एसिड को जो स्टोमक है वो बनाता है और उससे फूड ब्रेक डाउन होता है। फूड के ब्रेक डाउन होने से और आगे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पास ऑन कर देता है। जी सर, ठीक है। तो सर, जैसे कि आज का हमारा विषय है गैस्ट्राइटिस का, तो सर आप हमें बताएं कि ये गैस्ट्राइटिस क्या चीज है और क्या प्रॉब्लम है? देखिए, गैस्ट्राइटिस जो है एक हमारी इनर लाइनिंग होती है स्टोमक की, उसके अंदर एक म्यूकोजल लेयर होती है। जब वो म्यूकोजल लेयर इरोड हो जाती है या डैमेज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अच्छा सर, गैस्ट्राइटिस का आपने बता दिया ये क्या है। अब सवाल ये उठता है कि होता कैसे है ये गैस्ट्राइटिस हमें? देखिए, इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। एक कोई आप कहोगे थोड़े से कॉजेज नहीं है, बहुत कॉमन कॉजेज हैं इसके। पर इसमें से मेनली अगर कहें तो प्रॉपर जो है अनहेल्दी फूड लोग खा रहे हैं आजकल के टाइम पे। इसमें आपका लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है बिल्कुल बदल गया हुआ है। तो इस चीज़ में लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के कारण भी हमारा गैस्ट्राइटिस जो है बढ़ रहा है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये कॉजेज हैं, इसमें ये सारे के सारे कॉजेज आते हैं। जी सर। सर, इसमें कोई टाइप्स भी रहती है कि गैस्ट्राइटिस कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का रहेगा? जी बिल्कुल, इसमें जो गैस्ट्राइटिस है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक इसमें आ जाएगा एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक होता है। जी सर। अच्छा सर, आपने कहा ये गैस्ट्राइटिस एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रोनिक। अब जी ये एक्यूट या क्रोनिक जो है, एक्यूट के भी कुछ मतलब आगे इसके एक्यूट में क्या क्या चीज आती है जिसको हम एक्यूट कहते हैं सर? देखिए, एक्यूट के अंदर जो है वो सडनली हो जाता है। जैसे किसी ने बहुत ही मात्रा में अल्कोहल की कंजम्पशन कर ली, वो सडनली एरप्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा पेन होएगी उसके अंदर। और इसके अंदर मेन जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही है कि वो बहुत ज्यादा पेन रहती है इसके अंदर, एक्यूट के अंदर। और थोड़े टाइम के लिए रहेगी वो, और थोड़े टाइम के बाद वो सबसाइड हो जाएगी। ठीक है सर, इसमें कोई रीजन रहता है? जैसे आपने बताया कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस अचानक से हो जाती है, तो सर हाँ जी, इसके कोई रीजन होते हैं कि मतलब इन वजहों से ही एक्यूट गैस्ट्राइटिस का पेशेंट कोई बन जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर जैसे मैंने बताया आपको कि जो पेशेंट है या जो भी कोई लोग हैं वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो उसके अंदर उसमें जैसे अगर उन्होंने कोई चीज़ें चूज की हैं, जैसे आपकी अनहेल्दी फूड है या कंटेमिनेटेड वाटर ले रहे हैं बड़ी देर से वो, तो उससे क्या होएगा, आपकी जो म्यूकोजल लेयर है वो इरोड होएगी, डैमेज होएगी, और उससे एक्यूट गैस्ट्राइटिस बन सकता है। और अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे और भी प्रॉब्लम बनती है इसमें। अच्छा सर, इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से एक आता है हमारे पास नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं, जी जी। तो ये इनका क्या असर पड़ता है? देखिए, आजकल लोग काफ़ी जो हैं खुद ही सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं और उसके अंदर अपने जितने भी मेडिसिन हैं वो यूज़ करते हैं। तो इन मेडिसिन से जो है वो गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे आपका आइबुप्रोफेन हो गया, जितनी भी आपकी मेडिसिन हैं, मेफनेमिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको गैस्ट्राइटिस बनाती हैं, इससे बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होता है। तो इन चीज़ों को भी हमने देखना है कि आपने ये मेडिकेशंस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं लेनी। सर एक चीज है, मेडिसिन डॉक्टर देता है कि आप इसको खाओ कि आप ठीक हो जाओगे, तो उसके पैरेलल क्या ये जो मेडिसिन जिसका नाम आपने इबुप्रोफेन, डिक्लोफेनाक या एस्पिरिन वगैरह जो भी आपने नाम लिए हैं, तो ये हमारा जो गैस्ट्रिक इनर लेयर होता है उसको डैमेज करता है या ठीक करता है? बिल्कुल।
ये इसमें यही है कि अगर देखो डॉक्टर ने दिया होता है थोड़ी टाइम के लिए, कोई प्रॉब्लम के लिए उसने दी होगी, पर हमारे घर पे क्या है कि वो सेल्फ मेडिकेशन बड़ी देर तक उसको लेते रहेंगे, तो उससे क्या होएगा कि आपकी जो इनर लेयर है वो इरोड होएगी, उसको डैमेज पहुंचेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उस प्रॉब्लम से गैस्ट्राइटिस बनेगा और गैस्ट्राइटिस उससे ज्यादा बढ़ेगा अगर रेगुलरली ये चीजें यूज करते रहेंगे तो। सर आप कह रहे हैं कि वो लेयर जो इरोड होगी, इरोड से मैं क्या मतलब निकालूं कि उसमें खराश आएगी, वो उसको डैमेज होगा, या क्या कुछ और, कुछ और मीनिंग है इरोजन का? बिल्कुल उसमें डैमेज होगा, बेसिकली उसके अंदर जो डैमेज जब होएगा तो वो एक्सपोजर, उसके जो नीचे की लेयर है वो एक्सपोज होएगी, पैचेस बन सकते हैं, फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हुए तो जिसके कारण आपकी मतलब वॉमिटिंग, ब्लीड ब्लीड के साथ वॉमिट आ सकती है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। राइट सर। अच्छा सर, इसका दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, क्लासी टाइप होती है, वो एच पाइलोरी भी इसको कहते हैं, ये क्या हाँ, चीज है? देखो एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है ऐसे जो स्टोमक के अंदर जब आता है तो वो इनर लाइनिंग को, जो म्यूकोजल लेयर है उसको वो डैमेज करता है, और उसके डैमेज से जब वो इनर लाइनिंग डैमेज होती है तो उसमें भी सेम पैचेस बनने या ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और ये काफ़ी ग्रेजुअल होता है, काफ़ी मतलब देर तक चलता है, तो वो एक आपकी इनर लाइनिंग को इरोड करता है और डैमेज करता है। तो इसलिए ये जो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है ये भी बहुत, अगर सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाए इसको तो ये भी आगे प्रॉब्लम देता है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं ना ये एक इनर लेयर होती है जो, तो इनर लेयर हमें क्या फ्राहम क्या करती है कि अगर ये डैमेज होती है तो होने देते हैं, आप कह रहे हैं कि डैमेज नहीं होनी चाहिए, तो इसमें होता क्या है जो हमें फायदा देती है? देखो जो ये इनर लेयर है ना, ये मिकोजल लेयर होती है। मिकोजल लेयर के अंदर, इसके अंदर एचसीएल होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, उसके नीचे की जो लेयर्स हैं उसको प्रोटेक्टेड रखता है, तो इसीलिए ये म्यूकोजल लेयर का होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होगा तो इससे आपके अल्सर्स बन सकते हैं, तो अल्सर्स जो है हमें नहीं बनने चाहिए, कि उससे हमें आगे प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। मतलब आपका ये मतलब है कि इस मिकोजल लेयर के अंदर से जूसिस निकलते हैं जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद उसको डाइजेशन में मदद करते हैं। अगर यही लेयर खराब हो जाए तो हमारा डाइजेशन, खाने का पचना, वो पॉसिबल नहीं है, ये मतलब है सर? बिल्कुल बिल्कुल, इससे डाइजेशन बिल्कुल अफेक्ट करेगा, और आगे ट्रीटमेंट नहीं होने पे इसमें प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ सकती है। मतलब हमारा मिकोजल जो लेयर है, इनर लेयर है जो आपके स्टोमक की, उसको नुकसान हुआ तो समझो कि हमें गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये जो गैस्ट्राइटिस आपने बोला है, दिस इज एच पाइलोरी, ये एक इन्फेक्शन है जो आपने, जिसका जिक्र अभी इन्फेक्ट, आपने किया। जी सर। बिल्कुल ये बिल्कुल एक इन्फेक्शन है। सर इसमें आपने एक चीज और बोली कि अल्कोहल का भी यहाँ पे एक सिम्टम रहता है कि अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी ये इसके इशू देखने को मिलता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस का, तो उसके बारे में बताएं कि सर एक्यूट क्या रोल प्ले करता है इस चीज में। देखिए अल्कोहल, अगर कोई भी जो भी ड्रिंकर, हैवी ड्रिंकर रहता है, तो उसमें क्या, उसके अंदर भी अल्कोहल जो है वो काफ़ी रोल प्ले करती है गैस्ट्राइटिस के अंदर। जो भी एकदम से आपने सडनली काफ़ी अल्कोहल किसी ने ले ली, तो उससे आपकी जो गैस्ट्रिक मिकोजा है वो इरोड हो जाएगा, उसकी वजह से जो नीचे की लेयर्स हैं, सब मिकोजल लेयर जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, और आगे की जो सिचुएशन है वो वर्सन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे अल्सर्स, और अगर अल्सर भी आगे अगर ट्रीट नहीं किया जाए और वो कॉज को रखा जाए, और जैसे अल्कोहल वो ले रहा है, लेते जा रहा है, तो उसके बाद ये चांसेस भी हैं कि कैंसर भी हो सकता है उसको, स्टोमक कैंसर। वेरी अच्छा सीरियस सर, इशू सर। मतलब सर ये होता है कि हमें वो चीज नहीं खानी चाहिए। तो सर एक चीज और है, अब मिकोजल, ये तो आप कह रहे हैं कि इसको बचाना है हमने। अब मैंने बड़ा सारा देखा है, कुछ लोग मतलब इसके वाइन के बड़े आदी होते हैं, वो रोज लेते हैं, तो लेते भी मतलब जितना चाहे उतना ले लेते हैं सर, और लास्ट में वो जी दावा भी करते हैं कि हमें कुछ नहीं होता है। तो मतलब दे सिंपली चैलेंज द डॉक्टर कि भाई जो आप बोलते हैं वो गलत है, मैं देखो आपके सामने खड़ा हूं, तो क्या उसका जो अपना इंटरनल सिस्टम होता है या मेटाबॉलिज्म होता है, क्या वो स्ट्रांग होता है, या उस पर वो असर ही नहीं करता है, ये चीजें जो जनाब कह रहे हैं सर? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपका जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल वीक हो जाता है, इंटरनली आप बिल्कुल वीक हो गए होते हो,
और जो आपका ये गैस्ट्राइटिस, जो आपकी ये सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है आपकी, ये अक्यूट से अगर ट्रीटमेंट इसको नहीं सही टाइम से सही तरीके से दिया गया तो ये क्रॉनिक में बदल जाती है। ये आपका आहिस्ता 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 जो है वो अक्यूट क्रॉनिक में बदल जाती है, और इससे आगे आहिस्ता आहिस्ता लोगों को काफी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा सर, अब एक चीज और है जी कि हमारा जो इंटरनल क्लोजल लेयर जिसको आप कह रहे हैं सर, म्यूकोजल लेयर, या जो इनर लाइनिंग होती है स्टोमक की, तो जो चीजें हम खाते हैं मतलब बगैर किसी सोचे समझे, या कुछ समटाइम्स क्या होता है कि कोई जहर खा लेता है या कुछ, मतलब इस किस्म की चीजें जो खा लेता है, तो उससे ये लेयर डैमेज होती है सर। बिल्कुल, इसमें काफी कोई भी चीज, जैसे आप किसी ने पॉइजन ले लिया, कॉस्टिक सोडा हो गया, या आपके ब्लीचिंग एजेंट्स हो गए, तो इन चीजों से भी, या बहुत ज्यादा स्पाइसी किसी ने एकदम से खा लिया, तो ये सारी चीजें आपके म्यूकोजल लेयर को इरोड करती हैं और डैमेज करती हैं उसको, काफी वो पेशेंट आ सकता है, और जो पेन होती है उसको वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में लाती है। तो अच्छा सर, अब ये उठता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में कहते हैं कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो ये आप पे अटैक जल्दी करता है। इज इट फैक्ट सर? जी बिल्कुल, कि इसमें तो ये है कि ये क्रॉनिक का ही एक मतलब आप लगा लो टाइप है, कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस ही कहेंगे इसको, कि जब आपका एक ऑटो इम्यून सिस्टम, जो ऑटो इम्यून कहते हैं इसे, कि अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है जो वीक हो जाता है, तो बॉडी अपने ही सेल्स को जो है फॉरेन बॉडी समझ के उसको किल कर देती है, तो उससे भी गैस्ट्राइटिस जो है वो होता है, और उसकी वजह से आपको एनीमिया भी होने के चांसेस हो सकते हैं। सर एक चीज और आती है, आप देखें, आप क्या होता है कि कुछ लड़के या बंदे जो भी होते हैं शौकिया तौर पे स्टार्ट करते हैं स्मोकिंग को, और इस शौक को पालते पालते वो क्या करते हैं, समटाइम कुछ पार्टीज में बैठ के ना रिक्रिएशनल ड्रग्स भी लेते हैं। तो कैन जी दैट बी ए कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस? बिल्कुल, आपका जितने भी ड्रग्स हो गए, जो हैवी स्मोकर्स हैं, जो हैवी अल्कोहल ले रहे हैं, ये बिल्कुल आपके गैस्ट्राइटिस की कंडीशन को बढ़ावा ही देते हैं, ये इसको कभी भी ठीक नहीं कर सकते, ये इनको बढ़ावा ही देंगे, और इसमें प्रॉब्लम वर्सन ही होगी। अगर इस पॉजिटिव थिंग को अगर आपने बाहर नहीं निकाला तो ये आगे प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, ना कि घटाएंगे। अच्छा सर। अच्छा सर, अब एक चीज और है, अभी तक जो आपने बताया ना, आपने कहा कि आपकी जो क्लोजल लेयर है ना, म्यूकोजल जो लेयर है, इनर लाइनिंग होती है इसकी स्टोमक की, उसको प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसमें से एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे खाने को पचाते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं, तो हमें एक दूसरे अल्फाज में फिट रखते हैं। बिकॉज हम कुछ खाएंगे, अगर वो हमें लगेगा तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। अब समटाइम्स क्या होता है, कुछ ट्रॉमेटिक चीजें होती है, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो एकदम से बंदे को खबर आती है कि भाई आपके उस फर्द का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, उस जगह जक जो उसने उसको बताता है सर, उसके दिमाग पे उसका असर होता है। ऐसे ही कोई साइकोलॉजिकल कुछ इवेंट होता है तभी ऐसा होता है। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हम मतलब गमजदा हो जाते हैं, उस गम में ही डूब जाते हैं सर। तो सर एक चीज अब ये है कि इसका भी गैस्ट्राइटिस पे कोई रोल बनता है सर? बिल्कुल, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, ये साइकोलॉजिकल शॉक भी कह सकते हैं इसे, और ये आहिस्ता 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 आपका जो आपका स्ट्रेस है, या अगर आपको इसको ठीक नहीं किया तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम को वीकन करके ये गैस्ट्राइटिस को बढ़ाएगा, और आपकी जो इनर लेयर है, जो म्यूकोजल लेयर है, उसको हानि पहुंचाएगा। तो ये जल्दी से जल्दी हमने ये देखना है कि अगर आपको गैस्ट्राइटिस या कोई भी जो कॉज है, अगर स्ट्रेस ले रहे हो आप, या आपकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ इमोशनल कोई स्ट्रेस है, तो उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, ना कि उसको उसको आपने अपने दिमाग में ज्यादा देर स्ट्रेस में नहीं रहना है। अच्छा सर, इसका मतलब होता है कि अगर आप स्ट्रेस ज्यादा रहते हैं, अगर आप शॉक से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो या इस किस्म का कोई इमोशनल चक्र आपके साथ बनता है, मतलब आप अपने आप को दुखी करते हैं, तो इसके दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो शख्स जो ऐसा इस चीज से बाहर नहीं आ रहा है, तो ही इज हेडिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन, ऐसा हो सकता डिप्रेशन, है, और डिप्रेशन हो सकती है उसको। तो ऐसा भी सर मानता है कि अगर ऐसी चीजों में बंदा मुब्तला रहता है, शॉक में, इमोशनल रिस्पॉन्स में,
या कोई ट्रॉमेटिक कोई अचानक एक्सीडेंट्स होता है, उसमें ये सुना है मैंने कि सप्लाई ऑफ ब्लड फ्लो जो होता है उसके सेल्स में वो कम हो जाता है। तो सेल्स में सप्लाई ऑफ ब्लड की जब कम होगा तो इट मीन्स के उसको डाइट नहीं मिल रही है, हमारी जो लेयर है, ये इनर लेयर होती है स्टोमक की, उसको डाइट बराबर नहीं मिल रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाती है, जिसके असरात मुरब्बत होते हैं इंसान की अपनी सेहत पे। तो उसी वजह से वो एक मतलब कमजोरी आ जाती है, और डिप्रेशन में रहने की वजह से मतलब वो उसको उस चीज का सामना करना पड़ जाता है जो कभी इंसान ने सोची भी नहीं होती है सर। बिल्कुल। इसमें ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर जैसे जो बंदे को जिसको जिसको भी ये प्रॉब्लम इंजरी हुई हुई है, तो उसमें उसका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिसे जिसे टेक्निकल टर्म्स में हम थोड़ा इस्चीमिया कहते हैं जिसे, तो ब्लड फ्लो कम हो गया, उसकी वजह से भी जो गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ जाता है, और गैस्ट्राइटिस ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। तो इसका भी थोड़ा हमने ध्यान देना कि जो हमारा जो इंजरी है, उस इंजरी के कॉज को हमें बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक करना है। और हाँ, और जो इमोशनल स्ट्रेस है उससे बिल्कुल आपने सही कहा कि उससे डिप्रेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर डिप्रेशन होगा तो ब्रेन और गट का बड़ा क्लोजली एक लिंक होता है, तो उससे भी हमारा जो ये गैस्ट्राइटिस है वो बढ़ेगा। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है ये। बिल्कुल सर। सर आपने बड़े बड़े ही सिंपल भाषा में हमें ये समझाया कि गैस्ट्राइटिस, ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या है और ये किन वजहों से होती है, इंसान क्या ऐसा करता है तो ये इशू हमें मिलते हैं। लेकिन इसी बीच आपने सर एक जिक्र किया और बताया हमें कि एक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की भी एक होता है, एक दूसरी प्रकार जी की गैस्ट्राइटिस। तो आप सर इस पे भी नजर डालें कि ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्या चीज है। बिल्कुल। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एक्यूट कंडीशन में गैस्ट्राइटिस होता है, उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो वो क्रोनिक की स्टेज में चल जाएगा। और ये ज़्यादा फिर लंबा जो है ट्रीटमेंट इसका लगेगा। तो इसमें यही है कि जो कंडीशन है उसको एक्यूट में ही हमें ठीक कर देना चाहिए, क्रोनिक के अंदर नहीं जाना चाहिए। और क्रोनिक में ये है कि पेन नहीं ज़्यादा रहेगा, उसको उसको पेन नहीं रहेगा, पर जो उसकी ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। सर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जब कोई पेशेंट एक्यूट गैस्ट्राइटिस का पेशेंट रहता है और उसकी वो गैस्ट्राइटिस को ट्रीट नहीं किया जा रहा है या उसको पूरी तरह उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो दोबारा उसका पेशेंट बने जा रहा है, बार बार बनता जा रहा है, तो वो क्रोनिक स्टेज में चला जाएगा। क्रोनिक स्टेज में जाएगा। बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। जी अच्छा विजय सर, सर। अगर क्रोनिक स्टेज से थोड़ा मैं आगे चलूं सर, आपने सर अभी तक हमें बताया है कि वो जो पेशेंट है वो अटेंड करता है डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स मेडिकेशन उसी करते हैं। अब मेडिकेशन का भी गलत प्रभाव समटाइम्स बंदे की इस पे पड़ता है, तो उसको गैस्ट्राइटिस हो जाता है। ये बीमारी अब एक्यूट से क्रोनिक की तरफ जाती है, तो बंदा मतलब हॉस्पिटल में चक्कर लगाता रहता है। जब ये काफी ज्यादा तक वो मतलब चक्कर लगते रहते हैं तो चक्कर तभी लगेंगे और उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर, इज इट पॉसिबल कि ज्यादा लंबा जब ये खिंच जाता है गैस्ट्राइटिस, तो ये किसी और बीमारी को भी अपने अंदर समा लेता है, जैसे कि कोई कैंसर वगैरह इससे हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर इसकी ज़्यादा ट्रीटमेंट अगर आपने सही टाइम पे नहीं लिया, तो इसमें आपका आगे स्टोमक का कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं। पर वो बहुत रेयर होते हैं, पर ये है कि चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है लोग बड़े कैजुअल हो गए हैं अपनी लाइफस्टाइल को लेके। तो इसलिए लाइफस्टाइल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमें हमारे इस टाइम के लिए। अच्छा सर, आपने एक और चीज का जिक्र किया कि ब्लीडिंग होती है। आपने कहा कि ब्लीडिंग जो होती है ये हमारे स्टोमिक से होती है। तो जब ब्लीड होता है बंदा, तो वो इसको मिस इंटरप्रेट कर जाता है, बिकॉज व्हेन इट कम्स ब्लीडिंग तो बंदा सोचता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, क्योंकि वो भी एक कारण है। अब ब्लीडिंग होती है स्टोमिक से, तो बंदे को डाउट पड़ता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम पाइल्स। तो कैन ये डिफरेंट हो सकता है, बंदे को पता लग सकता है कि इट इज नॉट पाइल्स बट इट इज गैस्ट्रिक ब्लीडिंग? बिल्कुल। इसमें इसमें अलग अलग डायग्नोसिस होते हैं और अलग अलग चीज़ों का टेस्ट करवा सकते हैं। और जो ये स्टोमक के अंदर जो ब्लीडिंग होती है, उसके उससे वॉमिट जब आएगा उसको, वॉमिटिंग में उसका कॉफ़ी कलर का या थोड़ा रेड कलर का स्पूटम रहेगा, या वॉमिटिंग होगी उसकी, थोड़ा चॉकलेटी कलर का होगा। तो और स्टूल भी जो होगा, स्टूल के अंदर उसका थोड़ा सा रेडनेस या ब्लड थोड़ा होगा।
तो उसमें स्टूल टेस्ट होते हैं कुछ, और ब्लड टेस्ट होते हैं, वो करवा के डायग्नोसिस से पता चल जाता है आसानी से। सर आपका मतलब है कि अगर थूकने से अगर उसमें रेडनेस आती है तो ये इट इज क्लियर कि इट इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम स्टोमिक, इट इज नॉट पाइल्स, इज इट जी सर? बिल्कुल। थैंक यू सर, मतलब थैंक यू। वॉमिटिंग से बिल्कुल, जब अगर वॉमिटिंग के अंदर वो ब्लीडिंग होगी, जो आपका रेड ब्लड सेल्स होंगे, ब्लड होगा, तो वो बिल्कुल। मतलब उसको डरने की बात नहीं है कि मुझे कुछ और हो गया है, मतलब पाइल्स नहीं के हिसाब से नहीं उसको नहीं डरना चाहिए कि नहीं नहीं। उसको। अच्छा सर, गुलशन जी। जी सर। सर ये जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस आपने बताया, क्या सर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को भी इसमें कोई टाइप्स रहती हैं कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस रहता है? बिल्कुल, इसमें जैसे कि आपका ऑटो इम्यून हो जाता है, ऑटो इम्यून जी गैस्ट्राइटिस हो जाता है, आपका एच जी पाइलोराई हो जाता है, तो जी जी। एच पाइलोराई के इन्फेक्शन से हो जाता है, तो और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो मैं बता रहा हूँ, तो जी जी। इससे जो है क्रॉनिक आपका क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जो है वो होते हैं। जी सर। अगर लंबे देर तक अगर कोई इंसान जैसे करना, जैसे आपने बताया कि सेल्फ मेडिकेशन भी लोग करते हैं कि मेरे को थोड़ी सी पेन हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, एंटीबायोटिक्स ले लिए या कोई दवाइयां ऐसे रेगुलर कंजप्शन, तो वो रेगुलर कंजप्शन भी सर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की तरफ ले जाता है इंसान को? जी बिल्कुल, लोगों को ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि ज़्यादा कोई भी मेडिकेशन के ऊपर दबाव नहीं डालना है। आजकल हर कोई भी इंसान जो है वो खुद ही डॉक्टर बना हुआ है, खुद ही जो भी चीज़ें हैं वो खुद ही कोई भी मेडिसिन खुद ही ले रहा है, और वो काफ़ी लॉन्ग टर्म में, कोई थोड़ी छोटी सी सिर दर्द हो गई तो कोई भी दवाई स्टार्ट कर दी उसने लेना। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, कई बार किसी को सिम्टम नहीं भी होते हैं पर उसको गैस्ट्राइटिस की शिकायत होती है। जी और जी। आहिस्ता आहिस्ता जब एक्यूट में होता है तो एक्यूट में पता इतना नहीं चलता, छोटी सी पेन हो गई, 5 मिनट के लिए दर्द रह गई, तो उसको जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्रॉनिक की स्टेज में चले जाती है। इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा बिल्कुल लंबा चलता है। बिल्कुल। जैसे सर आपने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स का पता नहीं चलता, है ना? और जी आपने बीच में जी बताया कि बॉडी अपने ही सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है, और जी अल्सर वगैरह होते हैं, ब्लीडिंग होती है, और अल्सर अगर लॉन्ग स्टेज तक रहे तो सर वो शायद फिर हमें किसी और गंभीर इशू का मरीज बना देते हैं, है ना? ऐसा कुछ हो बिल्कुल सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर अगर अल्सर्स जो हैं वो बने हुए हैं और वो ब्लीड कंटिन्यूसली कर रहा है, तो उसकी डॉक्टर्स का चेक भी करते हैं, बायोप्सी वगैरह भी लेते हैं, तो उसके अंदर जी। यही अगर वो भी ट्रीट नहीं किया गया तो बड़े चांसेस उसके आगे ये भी हो सकते हैं कि आगे कोई कैंसरस फॉर्म भी उसका बन सकता राइट। अच्छा सर, अब ये सवाल उठता है, है। ये इंडिविजुअली तौर पे आपने बना दिया सर, बता दिया है कि गैस्ट्राइटिस ऐसे होता है कि इनर लाइनिंग डैमेज हो जाती है, तो वो एंजाइम्स जो हमें चाहिए होते हैं वो उसको नहीं सिक्रेट कर पाती है, तो उसकी वजह से हमारी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, हमें मतलब भूख नहीं लगती है। तो सर अगर आप समराइज करें कि गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं तो उनको जरा जी बताएं सर। जी, इसमें सबसे पहले तो एक कॉमन सिम्टम रहता है उसको, कि बर्निंग सेंसेशन रहेगी उसको बार बार। वो बर्निंग सेंसेशन रहती है, कि जैसे आम भाषा में बोले तो ऐसे खट्टे डकार से आते हैं, काफी कहते हैं कि ऊपर ऊपर आ रहा है, ये बड़े कॉमन भाषा में आता है कि खाना मेरा ऊपर ऊपर आता है। और पेन में जो है एपिगैस्ट्रिक पेन कहते हैं, जिसमें पेन पेन होती है, आपके पेट में दर्द रहेगा, हल्का हल्का दर्द रहेगा, तो और साथ में उसमें आपकी ब्लोटिंग भी रहेगी, आपका इंटेंशनल वेट लॉस रहेगा, आप थोड़ा सा ही खाओगे, आपको पेट भर जाएगा, और आपका जो है एपेटाइट कम हो जाएगी आप। मतलब भूख कम लगेगी सर? हाँ, भूख कम लगेगी बिल्कुल। अच्छा सर, आप एक चीज और होती है, ये जो हमारा एब्डोमिनल पोर्शन होता है, यहाँ पे हम देसी भाषा भाषा में कहते हैं मुझे अफारा हो गया है, जी मतलब पेट फूल गया है मेरा, जिसको कहते हैं फारा हो गया है, तो ये भी इसी के सिम्टम होते हैं सर गैस्ट्राइटिस के? जी जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, ये अफवारा जो ये कहते हैं, ये ब्लोटिंग हुई होती है, उसी का एक ये सिम्टम होता है, तो ये भी एक सिम्टम होता है इसके अंदर।
अच्छा सर, एक चीज और होती है, कुछ लोगों को क्या होता है कि कच्ची वोमिटिंग होती है। कच्ची मतलब कि वो खाना खाता है, खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही ना वो कच्चा, उसका अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ना, वो वोमिट होता है सर। ये भी इसी का सिम्टम है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको खाना पचेगा नहीं, तो उसका जो खाना जो स्टोमक का काम है कि वो ब्रेक डाउन करेगा खाने को, पर वो ब्रेक डाउन करेगा, कर नहीं पाएगा। तो उससे क्या है, वो ऊपर की तरफ उसका जो रिफ्लेक्स आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, तो उसको जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर की तरफ आएगा। अच्छा सर, मतलब भूख का कम लगना, जी ये 1 2 4 दिन कम भूख लगे तो क्या ये गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या कंटिन्यूसली ही भूख बंद हो जाए तो उसको हम कहेंगे गैस्ट्राइटिस सर? बिल्कुल, भूख का कम लगना भी एक सिम्टम हो सकता है, और पर्टिकुलरली एक सिम्टम नहीं, ये सारे मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स को देख के हम ये बता सकते हैं कि उसको गैस्ट्राइटिस है कि नहीं। अच्छा सर, अब इसमें एक कारण होता है इसका कि चेस्ट पेन होती है सर। अब चेस्ट पेन को हम कभी कभी मिसअंडरस्टूड करते हैं कि मुझे पता नहीं ऊपर कोई हार्ट में प्रॉब्लम ना हो, मतलब इट इज अ वरिंग फैक्टर सर। अब इसका डिफरेंस कैसे होगा कि चेस्ट पेन इज बिकॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस, या वाकई ही हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है सर? देखिए, अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो जो वो पेन रेडिएट होती है आपके लेफ्ट साइड के ऊपर, पेन रेडिएट होगी। पर जब आपके गैस्ट्रिक ट्रबल रहेगा तो वो एक पिन पॉइंट आपका थोड़ा सा आपके चेस्ट एरिया में एक ही जगह पे आपको पिन पॉइंट पे पेन होएगा। एक ही जगह पे फूड, जो आपकी एपिगैस्ट्रिक रीजन है, वो वहां पे ही आपको थोड़ा सा पेन महसूस होएगा। अच्छा सर, ये बेल्चिंग जो होती है, डकार आते हैं हमें, या जी, ये एसिड रिफ्लक्स है या कुछ और होता है सर? ये बिकॉज ऑफ दिस गैस्ट्राइटिस? गैस्ट्राइटिस से भी बिल्कुल बेल्चिंग होती है, ये सिम्टम है इसका भी एक, कि अगर आपको गैस्ट्राइटिस बड़ी देर तक रहेगा तो आपको ज़्यादा बर्प्स आएंगे। मतलब अगर आसान भाषा में कहो तो काफ़ी ज़्यादा डकार आते हैं लोगों को। तो ये भी एक सिम्टम रहता है इसके अंदर, गैस्ट्राइटिस का। सर जैसे आपने बताया कि इंसान को सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए, है ना? तो मेरे को लगा कि जी जैसे मैं पेशेंट हूँ तो मेरे को ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए, तो अब मैं डॉक्टर्स के पास जाऊंगा। तो सर जी, डॉक्टर मेरे को कैसे ट्रीट करेगा, वो आप बताएं। देखिए, हमारे पास इसके लिए कुछ मेडिसिन भी होती है, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई आपकी, तो हमारे लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं, और एंटा एसिड्स देते हैं। उसके बाद मेडिकेशंस देते हैं ऐसी जिससे जो एसिड है, जो एसिड की ज़्यादा प्रोडक्शन है वो न्यूट्रलाइज होए। जो ऐसी मेडिकेशन देते हैं जिससे जो हीलिंग है, वो आपके स्टोमक की हीलिंग जो है वो जल्दी से जल्दी बढ़े, जो म्यूकोजल लेयर की हीलिंग है वो जल्दी से जल्दी बढ़े। तो ऐसी मेडिसिन का जो है वो बढ़ावा दिया जाता है। अच्छा सर, इसमें एक चीज आती है, अब एंटासिड वगैरह जो देते हैं तो ये हमारे अंदर एंजाइम्स बनाते हैं सर, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो अंदर वाली लेयर है उसकी, स्टोमक की, वो उतने एंजाइम्स नहीं बना रही है जितने हमें दरकार है। तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए हम ये लेते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देता है कि ये आपको एक्सेलरेट करेगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंजाइम्स। इज इट फैक्ट सर? तो अगर ऐसा है तो जी वो जो एंजाइम मेकिंग जो भी टैबलेट होती है, जो ये करती है कि वो जूसेस बनाती है, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। अब इसमें एक चीज हम कंपेयर करें, एक तो हमारी बॉडी सेल्फ, जो ओरिजिनली सेल्फ अपना क्रिएट बना रही है एंजाइम्स, दूसरा उसको सपोर्ट मिलती है बाहर से। तो जी उससे क्या होता है कि वो जो बाहर वाली सपोर्ट है, हमारी जो अपनी बॉडी की जो सपोर्ट है ना, उसको आई मतलब मेरी सोच ये कहती है कि शायद वो उसको डिफेंड कर रही है, क्योंकि मेरी बॉडी को अब जरूरत ही नहीं महसूस होती है कि मैं ज्यादा एंजाइम्स बनाऊं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अंदर पिल गई हुई है, तो वो एंजाइम्स बना रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा आर्गन जो एंजाइम्स बनाता है वो डेड नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल, नेचुरल जो तरीका है वो बिल्कुल सही रहता है। हमें बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही एंजाइम्स का जो प्रोडक्शन है वो बनाना चाहिए, और उसको बढ़ावा भी देना चाहिए। पर एक जब कंडीशन बिल्कुल काफ़ी आगे बढ़ गई हो तो उसको एक सपोर्टिव मेडिकेशन के दौरान, उसमें कुछ मेडिकेशन जो है जो उस टाइम के लिए ज़रूरी है, वो थोड़े टाइम के लिए सपोर्टिव मेडिकेशन देनी चाहिए, और उसके बाद बंद करके उसको, फिर आपका जो हमारा जो नेचुरल जो सिस्टम है या जो नेचुरल
मेडिकेशंस या नेचुरल आपका हमारे काफ़ी एंजाइम्स, काफ़ी लाइफस्टाइल में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नेचुरल एंजाइम्स को बढ़ावा देती हैं। मतलब ये होता है सर कि हमने अपनी बॉडी के साथ अपनी मर्जी से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हीं की राय पे, उन्हीं की बात पे अमल करना चाहिए सर। सर जैसे आपने बताया कि डॉक्टर्स हमें ऐसा ट्रीट करते हैं, और आपने ये भी बताया जैसे कि ये जो दवाइयाँ होती हैं वो एक तरह का हमारा ऑर्गन को, अगर हम उसको दवाइयों को कंटिन्यू रखते हैं तो प्रॉब्लम कर देता है, फिर हमारे ऑर्गन को बिल्कुल वो कमजोर कर लेती है कि वो अपना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता। लेकिन सर आप इसमें एक और बात बताएं कि जब कोई पेशेंट बन जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको डायग्नोज कैसे करते हैं कि ये गैस्ट्राइटिस का ही पेशेंट है? इसके अंदर बड़े अलग अलग डायग्नोसिस होते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं, पेशेंट को ब्लड के टेस्ट करवाए जाते हैं, फिर एक एच पाइलोराई टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट जी करवाते हैं, ब्रेथ टेस्ट होता है उसके अंदर, आगे एंडोस्कोपी भी होती है, एंडोस्कोपी के दौरान फिर बायोप्सी भी ली जाती है। तो इन सारे टेस्ट से रूल आउट किया जाता है कि क्या पॉजिटिव एजेंट है उसका, कि किस कॉज से उसको गैस्ट्राइटिस हुआ है, और उसको रूल आउट करके सपोर्टिव मेडिकेशन दी जाती है। सर ये एंडोस्कोपी क्या होती है, इसके मतलब बताएं सर। एंडोस्कोपी में एक कैमरा, मतलब आप दूरबीन से, एक अगर आम भाषा में बोले तो दूरबीन से आप अंदर से देखते हैं उसको, उसके स्टोमक में देखते हैं, कैमरा डाला जाता है और फिर उसमें देखा जाता है कि क्या कितनी इरोजन हुई है, म्यूकोजल लेयर की कितनी इरोजन है, पैचेस हैं, अल्सर्स हैं, उससे पता डिटेक्ट किया जाता है कि क्या गैस्ट्राइटिस कितना कौन सी स्टेज पे है। जी सर। सर आपने बता दिया कि ये किस तरह डायग्नोज भी होता है, डॉक्टर कैसे डायग्नोसिस करते हैं, इलाज कैसे करते हैं। तो सर जी जब कोई इंसान ये मेडिकेशन कर लेता है या फिर कोई कहता है कि अब मैं इसको ना अपनी लाइफ को, जैसे लाइफस्टाइल को मैनेज करके इसको मैं कंट्रोल करना चाहूंगा, या फिर मैं इसका मरीज नहीं बनना चाहूंगा, या मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा कि मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ, तो सर आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या डूज और क्या डोंट्स उसके लिए रहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले तो पेशेंट को खुद भी देखना है कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या अनहेल्दी चीज़ें हैं जो वो अपनी लाइफस्टाइल में कर रहा है। उसमें उसका अनहाइजीन हो गया, आपकी ड्रिंकिंग जो है उसको कम करना है, अल्कोहल जो है वो बिल्कुल, अगर तो उसको गैस्ट्राइटिस काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है तो उसको, उसकी जो ड्रिंकिंग है वो उसको रोकनी है। या आपके कोई हैवी स्मोकर है तो उसको स्मोकिंग रोकनी है। कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहा है तो उसको स्पाइसी फूड नहीं खाना है। कोई फ्राइड फूड खा रहा है बहुत ज़्यादा, काफ़ी देर से खा रहा है, उसको वो बंद करना है। फैटी फूड हो गया आपका, बहुत ज़्यादा फैट्स हो गए जो लोग रेगुलर कंजम्पशन में लेते हैं, वो भी उसको नहीं लेने हैं। और जो सेल्फ मेडिकेशन, जो आपकी मेडिसिन जो हैं, वो उसने खुद ही बहुत देर तक जो है वो लेनी नहीं है उनको। उनको मेडिकेशंस के ऊपर रोक लगानी है और डॉक्टर से प्रॉपर एडवाइस लेके ही मेडिकेशन लेनी है। और उसके अंदर जो उसने करना है वो ये चीज़ें करनी है कि उसने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर भी जो आपकी अल्कलाइन फ्रूट्स होंगे वो लेने हैं, एसिडिक फ्रूट्स नहीं लेने हैं। जैसे आपके बेरीज आ गए, ब्लूबेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ये चीज़ें ले सकते हो, पपाया हो गया, अ, अ, उसके बाद पम्पकिन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। और वेजिटेबल्स के अंदर आप सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने भी हैं वो आप अच्छे से ले सकते हैं। तो सर इसमें ये जो आपने जिक्र किया फ्रूट्स का, तो फ्रूट्स में अक्सर मैंने सुना है कि गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स को डॉक्टर कहते हैं कि आपने सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेने। जी तो अब सिट्रस फ्रूट में सर ये सही बात है कि सिट्रस नहीं लेना चाहिए पेशेंट को? जी जी, ज़्यादा सिट्रिक फ्रूट नहीं लेना है, बिल्कुल। अच्छा सर, सिट्रस में अभी एक चीज और आती है कि कुछ लोगों का धारणा यह है कि जैसे इमली हो गई या ये खट्टा किन्नू हो गया, संतरा हो गया, तो वो लेमन को डिफाइन करता है कि नहीं ये आप ले सकते हैं, ये खटाई आप खा सकते हैं। उसके बाद जो लोग चटनी का, एपिटाइट बढ़ाने के लिए लोग चटनी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इमली हो गई, ये सारी नहीं, चीजें। जब तक म्यूकोजल लेयर, आपकी म्यूकोजल लेयर हमारी ठीक नहीं होती है तब तक ये वैसी चीज़ें नहीं खानी है जो एसिड को प्रमोट करे, क्योंकि एसिड जो इरोजन है
लाइनिंग है म्यूकोजल लेयर की वो इरोड हो गई हुई है, तो उसमें वैसी चीजें हमने नहीं खानी है जो एसिड को ज्यादा बढ़ावा दे। उससे प्रॉब्लम जो है वो और वर्स होगी, ठीक होने के बजाय वो और वर्स होगी। इसलिए एल्कलाइन फ्रूट्स जिसका जो कम एसिडिक है वो हम ले सकते हैं। अच्छा सर, इसमें एक चीज और आती है, बाकी अक्सर हमने देखा गया है कि जैसे कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होती है या शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो ये मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ये आने वाली नस्लों को भी ये हो जाती है। तो गैस्ट्राइटिस में भी ऐसा कुछ है फैमिली बैकग्राउंड का, हेरिडिटी का? हेरिडिटी का उस उतना नहीं है, पर ये ज्यादा आपका लाइफस्टाइल किस हिसाब से आप जी रहे हो, आपका खान पान कैसा है, आपका आहार विहार कैसा है। अगर वो चीज़ आपका रेगुलरली आपकी बहुत ज़्यादा खराब रहेगी तो आपको गैस्ट्राइटिस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गैस्ट्राइटिस आपको होगा ही होगा। और मैक्सिमम लोगों को अभी है भी है। लोगों को ये पता नहीं है कि उनको है, पर काफ़ी ज़्यादा जब वो उनको डायग्नोसिस किया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस की जाती है तो उनको पाया जाता है। सर एक चीज और भी है, अब जैसे हमने सुना कि शुगर जो होता है मतलब ये न्यूली बॉर्न बेबी को भी हो सकता है, तो गैस्ट्राइटिस भी किसी भी समय हो सकता है या इसकी मखसूस कोई मतलब एक बार जैसी है कि इस एज के कम ये इसके चांसेस कम है? बिल्कुल। देखो, ये जो गैस्ट्राइटिस ज़्यादातर 15 से लेके आपका जो 50 ईयर्स के बीच में ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके होने के। 15 to 50 ईयर्स चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मैन में कंपेरेटिवली ये ज़्यादा होता है वुमेन में। अच्छा, विमेन्स को कम होता है सर। अब सर एक चीज है कि आज के दौर में अगर आप देखें सर, तो हमारे पास बेहतर से बेहतर इंफ्रा है सर। मेडिकल का जितना भी बेहतर से बेहतर सोफिस्टिकेटेड मशीनरी हमारे पास है। स्पेशलाइजेशन मतलब डॉक्टरों के बड़े ही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी हैं। मतलब मेडिकल एतबार से हमारे पास वो सारी की सारी फैसिलिटी है। बट तब भी जैसे मैंने शुरू में बोला था कि 51% जो पेशेंट है वर्ल्ड वाइड, ही इज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस। अब सवाल ये उठता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी सारे हैं, पेशेंट भी बहुत सारे हैं, अब गैस्ट्राइटिस फिर भी हो जाता है। अब कसूर किसका है सर? पेशेंट का कसूर है जिसको होता है, डॉक्टर का कसूर है जो उसको क्योर नहीं पा सकता है, या अभी भी इंफ्रा में कोई कमी है हमें? देखिए, इंफ्रा में तो जैसे जैसे अभी डेवलपमेंट हो रही है तो इंफ्रा के अंदर इतनी कोई कमी उस हिसाब से जितना डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे बजट के अंदर भी हेल्थ सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल एड दी जाती है, तो उस हिसाब से उतना नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई कमी। पर यह है कि हमें खुद ही अपने अंदर देखना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं। हम आज के टाइम पे हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम आज के टाइम पे क्या कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, कि हमें कोई छोटी सी चीज़ अगर नहीं हो पाती है तो उससे हम कितना ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारा गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ जाता है, या जिससे हमारे स्टोमक के जो एंजाइम्स हैं वो कम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि हम अपना लाइफस्टाइल को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक चीज और आती है सामने, हम्म, स्पेशलाइजेशन है हमारे पास। अब यहाँ पे एक फर्क निकलता है सर आपकी बातों से, या तो पेशेंट डॉक्टर की बात नहीं मानता है, या विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी सर, या ये प्रॉपरली डायग्नोज ही नहीं होता है। जी। अब ये डायग्नोज में कमी होती है या पेशेंट लापरवाह है सर? इसमें कुछ बात करें सर आप। देखो, डायग्नोसिस में इन्वेस्टिगेशंस पूरी करवाई जाती हैं। उन इन्वेस्टिगेशंस के बिहाफ पे पता चल जाता है कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है। तो वो सारी के सारा वो रूल आउट किया जाता है, और उसमें सपोर्टिव मेडिकेशन भी दी जाती है। पर उसमें जो मैंने आपको पहले बताया डूज एंड डोंट्स, उसमें क्या चीज़ उसने करनी है। अगर कोई अल्कोहलिक बंदा मेडिकेशन ले भी रहा है, उसको जब तक उसने अपनी अल्कोहल को छोड़ा ही नहीं है तो उससे उसको वो कैसे फर्क पड़ेगा। वो जितनी मर्जी मेडिकेशन ले ले, जितना मर्जी उसको हम कोई भी मेडिकेशन पे डाल दे, उसको वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको क्रॉनिक स्टेज पे वो आया हुआ है। अच्छा सर, अब एक चीज और इसी बात से बात निकलती है कि पेशेंट रेगुलरली बाकायदगी से मेडिसिन लेता है, डॉक्टर साहब का जो डायग्नोसिस है दैट इज आल्सो परफेक्ट, तब भी बंदा ठीक नहीं होता है।
कैन आई से कि जो मेडिकेशन हमें मिलती है मार्केट से दैट इज फॉल्टी? ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो सपोर्टिव मेडिकेशन है। उसमें हम प्रॉपरली जो एंटा एसिड्स वगैरह हम देते हैं उसके अंदर, या हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, वो उसको पूरे तरीके से उसको सही नहीं रखता है। उसमें काफ़ी हमें ऐसे नेचुरल चीज़ें डालनी पड़ेंगी, या नेचुरल चीज़ों पे हमें जाना पड़ेगा। ये चीज़ भी है इसके अंदर। तो मतलब अगर जो मेडिकल स्टोर है उसको प्रॉपर स्टोरिंग उसकी नहीं करता है, या मतलब क्वालिटी वाइज जो कंपाउंड उसमें होना चाहिए उसमें मतलब कंपनी वाइज वो अगर कॉम्प्रोमाइज करता है, तो मैं ये कहने से फिर हरगिज़ गुरेज नहीं करूंगा कि दिस इज बैड लक ऑफ द पेशेंट। आप क्या जी कहेंगे सर? ये भी कह सकते हो आप, बिल्कुल, क्योंकि डायग्नोसिस हो गया हुआ है उसका। अगर उसको मेडिकेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए उसकी जब उसको दी जाए और दी जाती है, तो उसको उस हिसाब से उसका उसको फर्क नहीं पड़ता। तो उसको प्रॉपर मेडिकेशन में अगर जब जाना हो, तो वो कुछ नेचुरल चीज़ों पे ही हमने शिफ्ट करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन या नेचुरल जूसेस के ऊपर हमें आना पड़ेगा, जो उसको काफ़ी जो अल्कलाइन इन नेचर है और जो हीलिंग प्रॉपर्टी अपनी हमारे हीलिंग को बढ़ावा देती है। गुलशन जी, आपके पास मौका है नॉलेज हासिल करने का, लोगों को सुनाने का। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप डॉक्टर साहब से जी जरूर सर, पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सर, हमारे एक व्यूअर ने सवाल पूछा है, जैसे आपने फ्रूट्स के बारे में बात की थी, तो सर आप जी जो सवाल हमारे पास आया है, तो आप उनको बताएं कि क्या पोमेग्रेनेट यानी कि अनार इस गैस्ट्राइटिस में लेना ठीक रहेगा? जी बिल्कुल, वो ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं रहेगा। इनफैक्ट अगर उसको कोई ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस रहा होगा, उससे उसको एनीमिया के जो चांसेस हैं, उसके लिए ये पोमेग्रेनेट काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। राइट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। सर सो नाइस ऑफ यू, आपने सुनने वालों के नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा किया है सर। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर वो लोग आपकी बातों पे यकीन करते हैं तो हो सकता है वो आने वाली इस फैटल बीमारी से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। और आज मैंने सुना है ये डेल्टा क्रॉन, ये एक नया वेरिएंट आया हुआ है सर, आजकल चाइना और यूरोपियन कंट्रीज में छाया हुआ है। तो होप करता हूं कि ये इंडिया इससे महफूज रहे। तो आप जैसे डॉक्टर्स हमारा मार्गदर्शन करते रहें, तो ताकि हम अपने आप को, अपने मोहल्ले को, अपने एरिया को महफूज रख सकें किसी भी ऐसी बीमारी से जिसका हमें जो मतलब किसी भी बीमारी से अपने आप को महफूज रख सकें। तो लास्ट में अब मैं ये चीज कहूंगा कि आज के जमाने में सर, अगर आप खाने की बात करते हो तो दिस इज ऑल केमिकलाइज्ड, उसमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, मतलब दुनिया भर की खाद मौजूद है सर। और इनका असर ये होता है कि जो चीज हम खाते हैं वो हमारे जिस्म को भी लगता है। एक थोड़ी सी एग्जांपल मैं दूंगा। आप हमारे आजकल फास्ट फूड्स जो चलते हैं सर, तो किसी भी दुकान जहां पे नॉन वेज लटका के रखते हैं लोग अपने शॉप के सामने, तो वो क्या करते हैं कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए चिकन, वो चिकन लगाया हुआ उसके ऊपर वो एक मसाला जैसा लगाते हैं, जिसको हम अपनी देसी लैंग्वेज में कहते हैं, उसने कजरी का इस्तेमाल किया है। वो कजरी क्या करती है, उस कच्चे मांस को, कच्चे गोश्त को वो गला देती है, मतलब उसको उसके मलने मात्र से ही, उसके ऊपर उसका लेप करने मात्र से ही वो गल जाता है, ताकि कस्टमर आए तो वो फटाफट उसको काट के तो थोड़ा सा गर्म करके दे दो, लो जी आपका ये तैयार हो गया। तो मसला ये है सर, ये जितने भी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो भी ये सामान मिलता है हमें मार्केट से, तो अगर वो कजरी का दाना हमारे एक जिंदा जो मस्कुलर पोर्शन होता है हमारी बॉडी को, उसको गला सकता है, तो जहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो ऑर्गन्स होते हैं, जो मांस के, गोश्त के छोटे छोटे बड़े ही नाजुक लुथरे पीस होते हैं, तो इनका क्या हाल होता होगा, ये सारी चीजें हमारे अंदर जाती हैं। तो क्योंकि हम शौकीन है ना, शाम को विजिट करते हैं ये चीज सारा सामान खाने के लिए। मैं सुनने वालों को आपके माध्यम से ये लोगों को बताता हूं कि जो चेयर्ड मीट होता है, जो चेयर्ड मीट को मतलब जिसको हम कहते हैं तंदूरी ब्राउन करो हुए चिकन को, उसको खाना, दैट लीड्स टू कैंसर। उसके बाद अगर आप हमारी वेजिटेबल्स को लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो दे आर इंजेक्टेड ग्रोन, इंजेक्शंस लगते हैं उनको, तभी वो उनसे बनता है। सब्जी
आज सुबह कुछ हो रहा है, शाम तक वो कुछ साइज उसका और हो जाता है। आप पानी की एग्जांपल लेते हैं तो पानी में इतनी कंटेमिनेशन है कि पूछो मत। जिक्र करें अगर आप हवा का, तो हवा में तो सर फ्री रेडिकल्स इतने ज्यादा, इतना लेड, इतने कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी गैसेस हैं कि आप पूछो ही मत, मतलब सांस लेना दुश्वार है। अगर ऐसे माहौल में यहाँ सांस लेना मुश्किल है, यहाँ पे खाने के सामान में आपको पॉइजन दिया जा रहा है, ये टॉक्सिन्स सारे के सारे, जिसको ये सारी की सारी चीजें जिसको हम टॉक्सिन कहते हैं, ये सारा के सारा हम खाते हैं। अब जब ये सारे का सारा हम खाते हैं तो ये हमारी इंटरनल जो सिस्टम है इसमें जाता है। ये करता क्या है, क्योंकि जहर जब अंदर जाएगा तो वो करेगा क्या, वो नुकसान ही पहुंचाएगा। जैसे आज आप मौजू पे बात गैस्ट्राइटिस का बात जिक्र कर रहे हैं, तो दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स। अगर ऐसा होता है तो सर अब हमारी क्या नेसेसिटी बनती है? हमारी नेसेसिटी बनती है कि हम अपने जिस्म को, अपनी काया को इन टॉक्सिन से निरोगी करें। हम नहीं मतलब हम इन सारे जो टॉक्सिन्स हम खाते हैं वो हम ना खाएं। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में सारे का सारा टॉक्सिकेटेड सामान मिलता है, हमें उसके अलावा हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमने वही खाना है। तो सर अगर ये बेबसी है कि हमने खाना भी वही है, तो फिर हमने ये चीज ढूंढना पड़ेगी कि हम करें क्या कि हम इनको बाहर निकाल सकें। हमें क्या करना चाहिए कि इन टॉक्सिन्स को हम बाहर निकाल सकें। तो सर इनको बाहर निकालने का वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का, इस टॉक्सिन्स को अपने जिस्म से बाहर निकालने का, जो दावे से मैं कह सकता हूं कि अगर आप करोगे तो आप टॉक्सिन्स को अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हो। उस पे बात करने के लिए मैं सभी लोगों जो सुन रहे हैं उनको मैं इनवाइट करता हूं कि अगले हमारे नेक्स्ट सेशन जो इसी इतवार को, मतलब इतवार को कमिंग संडे को इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे उसके ऊपर बात होगी डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर। तो उसको सुनना मत भूलिएगा। अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है, अगर आप अपने लिए ऑनेस्ट हैं, तो my dear friends, do come in that session because that is going to give you those fruits which you can't imagine. So for today, this is all over. मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी का, गुलशन जी का और तमाम जो हमारे सुनने वाले भाई हैं उन सब का कि उन्होंने हमें सुना, टाइम निकाला, कीमती वक्त अपना दिया हमें। तो मैं इस दावे के साथ कि अगर जिंदगी बेवफाई नहीं करती है तो सर अगले इतवार को इसी समय इसी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तो इजाजत चाहूंगा मैं अपने को होस्ट मिस्टर गुलशन जी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द लाइफ, हैव ए नाइस टाइम, बी ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।